इस विस्तृत चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने जो अध्ययन सामग्री और स्रोत हैं, वो सच में कानूनी ढांचों को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है ये चर्चा काफी दिलचस्प होने वाली है। हाँ, क्योंकि आज हमारा विषय है भारतीय संविधान के कुछ सबसे महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि तकनीकी अनुच्छेद। मतलब अनुच्छेद 79 से लेकर 151 तक, जो कि अमूमन लोगों को बहुत भारी भरकम लगते हैं। एग्जैक्टली भारी भरकम कानूनी शब्दावली। लेकिन हमारे पास जो स्रोत है वो कोई मोटी कानून की किताब नहीं है, बल्कि कुछ बेहद रचनात्मक विजुअल नोट्स हैं। हाँ, मैंने देखे वो नोट्स। उसमें ट्रिक्स और माइंड मैप्स का बहुत ही अनोखा इस्तेमाल किया गया। सही कहा। तो आज हमारा मिशन यही जांचना है कि क्या ये अनोखे और मजेदार तरीके, मतलब ये जो ट्रिक्स हैं, क्या ये सिर्फ एग्जाम पास करने या नंबर रटने का कोई शॉर्टकट है, या फिर क्या ये सच में संविधान की गहराई, उसकी लोकतांत्रिक स्वरूप को समझने का एक प्रभावी रास्ता बन सकते हैं? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि जब हम कानून की बात करते हैं तो अक्सर अनुच्छेदों के नंबरों के बोझ तले जो उसकी असली भावना है वो कहीं छिप जाती है। बिल्कुल छिप जाती है। मैं जब इन पन्नों को देख रही थी तो मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं था। मतलब अत्यंत गंभीर विषयों को आम इंसान की समझ के लिए कितना आसान बना दिया गया है। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ज्ञान सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं होना चाहिए कि पन्नों पर क्या लिखा है, बल्कि वो क्यों लिखा गया है ये समझना ज्यादा जरूरी है। सही बात है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इन विजुअल नोट्स को हम कॉग्निटिव हुक कह सकते हैं। जब आप किसी बहुत ही जटिल संवैधानिक नियम को किसी रोजमर्रा की तस्वीर या मुहावरे से जोड़ देते हैं तो दिमाग को उस नियम के पीछे का तर्क आसानी से समझ आ जाता है। तो चलिए इन कॉग्निटिव हुक्स का ही विश्लेषण शुरू करते हैं, और शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से देश की नीतियां बनती हैं, यानी हमारी संसद। बिल्कुल, विधायी ढांचा। नोट्स के इस शुरुआती हिस्से में संसद के 3 मुख्य अंगों का जिक्र है: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और इनको याद रखने के लिए स्रोत में एक बहुत ही प्यारा और साधारण सा शब्द दिया गया है, सरला। सरला, हाँ, स-र-ल। जी, स से संसद, जिसका जिक्र है अनुच्छेद 79 में, फिर र से राज्यसभा जो अनुच्छेद 80 में आती है, और ल से लोकसभा अनुच्छेद 81। मतलब एक छोटे से शब्द सरला ने 79, 80 और 81 को एक लाइन में पिरो दिया। सुनने में ये सिर्फ एक याद करने की ट्रिक लगती है, लेकिन इसके पीछे का जो तार्किक ढांचा है वो बहुत गहरा है। मैं भी यही सोच रही थी, ये क्रम यूं ही नहीं बना होगा। बिल्कुल नहीं। संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही स्पष्ट अनुक्रम तय किया था। देखिए, अनुच्छेद 79 सबसे पहले पूरे संसदीय सिस्टम की नींव रखता है। वो स्थापित करता है कि देश की एक संसद होगी, एक मजबूत आधार। हाँ, और उसके तुरंत बाद 80 में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला उच्च सदन आता है, यानी राज्यसभा। ये हमारे संघीय ढांचा या फेडरल स्ट्रक्चर का प्रतीक है। मतलब पहले संघवाद को जगह दी गई। एग्जैक्टली, ताकि टान बनने में राज्यों की आवाज सुनी जाए, और फिर अंत में अनुच्छेद 81 के तहत सीधे जनता द्वारा चुनी गई लोकसभा का नंबर आता है। तो पहले एक ढांचा बना, फिर राज्यों की हिस्सेदारी तय हुई, और फिर जनता की शक्ति उसमें शामिल हुई। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। सरला सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरा एक दर्शन है। सच में ये नजरिया इस ट्रिक को एकदम अलग स्तर पर ले जाता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नोट्स में एक माइंड मैप है जो सीधे राष्ट्रपति की विशेष शक्तियों पर फोकस करता है। अनुच्छेद 72, क्षमादान की शक्ति। हाँ, और इसे याद रखने का जो विजुअल है वो बहुत ही मजेदार है। 2 लोग आपस में हाथ मिला रहे हैं और लिखा है, माफ करो भाई। माफ करो भाई सुनने में बहुत ही अनौपचारिक लगता है ना? बहुत अनौपचारिक। मतलब जिस शक्ति की हम बात कर रहे हैं वो न्याय प्रणाली का सबसे गंभीर फैसला होता है, और उसे माफ करो भाई से जोड़ा गया है। लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो ये अनौपचारिक स्वरूप ही अनुच्छेद 72 को एक मानवीय दृष्टिकोण देता है। राष्ट्रपति के पास ये असाधारण शक्ति है कि वे किसी की सजा पूरी तरह माफ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। यहाँ तक कि फांसी की सजा भी। बिल्कुल, मृत्युदंड के मामलों में भी। इसके पीछे का जो न्याय शास्त्रीय तर्क है वो ये है कि कोई भी कानूनी प्रणाली कभी 100% अचूक नहीं हो सकती। हाँ, इंसानों से ही बनी है तो त्रुटि हो सकती है। एग्जैक्टली। तो ये प्रावधान एक सुरक्षा वाल्व का काम करता है। मान लीजिए अत्यधिक कठोर सजा मिल गई हो, या सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर भी कोई मानवीय भूल हो गई हो, तो सुधार का एक अंतिम दरवाजा खुला रहना चाहिए। मतलब न्याय सिर्फ एक मशीन की तरह काम ना करे,
उसमें दया की गुंजाइश हो। सही कहा, ये कठोर कानून और मानवीय दया के बीच का संतुलन है। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए सरकार को भी तो कानूनी सलाह की जरूरत पड़ती होगी। इसी माइंड मैप में अनुच्छेद 76 का भी जिक्र है। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। हाँ, और इनका जो चित्र बनाया गया है वो काफी क्लासिक है। एक व्यक्ति जिसने वो पारंपरिक कानूनी विग पहन रखी है और आसपास कानून की मोटी मोटी किताबें हैं, जो दर्शाता है कि वो सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार हैं। बिल्कुल। लेकिन स्रोत में एक बहुत ही रोचक बात बताई गई है। महान्यायवादी संसद में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। ये शक्तियों के बंटवारे का कैसा दिलचस्प उदाहरण है। ये दरअसल संसदीय लोकतंत्र की एक बहुत ही सूक्ष्म मर्यादा है। देखिए, सरकार को हर कदम पर कानूनी मार्गदर्शन चाहिए ताकि कोई फैसला असंवैधानिक ना हो जाए। हाँ, इसलिए महान्यायवादी को संसद में अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन जब बात वोटिंग की आती है तो वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का होता है। क्योंकि महान्यायवादी तो नियुक्त किए जाते हैं, चुने नहीं जाते। बिल्कुल। तो लोकतांत्रिक जवाबदेही को बनाए रखने के लिए उन्हें वोटिंग से बाहर रखा गया है। बहुत ही स्पष्ट सीमा तय की गई है। अब एक ऐसे अनुच्छेद पर आते हैं जिसका विजुअल मुझे सबसे ज्यादा कैची लगा। अनुच्छेद 123 अध्यादेश या ऑर्डिनेंस। जी, और ट्रिक है 123 गो या 123 जादू। जादू, हाँ सुनने में ये एकदम स्कूल की किसी कविता जैसा लगता है, बिल्कुल। लेकिन असल में ये शक्ति काफी विवादित भी रही है। जब संसद सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति तुरंत एक कानून लागू कर सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसे 123 जादू कहना इसके तुरंत असर करने को दिखाता है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये एक गंभीर विधायी शक्ति है। कानून बनाना तो संसद का काम है, सरकार का नहीं। तो क्या सरकारें संसद की बहस से बचने के लिए इस जादू का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती? ये बहुत वाजिब सवाल है और यहीं पर संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता काम आती है। अध्यादेश कोई परमानेंट कानून नहीं है, इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट मतलब समय सीमा? हाँ, जैसे ही संसद की अगली बैठक शुरू होगी उसके 6 हफ्ते के भीतर इस अध्यादेश को संसद से पास करवाना ही होगा। और अगर पास नहीं हुआ तो वो अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। ये नियम सुनिश्चित करता है कि सरकार संसद को बाईपास न कर सके और अंतिम शक्ति जनता के नुमाइंदों के पास ही रहे। यानी जादू तभी तक चलेगा जब तक जनता की मंजूरी होगी। एग्जैक्टली। ये तो हो गई कानून बनाने की बात, लेकिन ये संसद काम कैसे करती है? नोट्स में अनुच्छेद 85 के जरिए इसके जीवन चक्र को समझाया गया है और सूत्र दिया गया है 85 से प्रत्याशी। ये तुकबंदी बहुत कुछ कहती है। जब लोकसभा भंग होती है तो नए प्रत्याशी आते हैं। जी, और इसके पीछे का तर्क ये है कि जब सरकार का कार्यकाल खत्म होता है या बहुमत गिर जाता है तो शक्ति वापस जनता के पास चली जाती है। लोकतंत्र का चक्रीय स्वभाव यही है। पुराने प्रतिनिधि गए, नए प्रत्याशी मैदान में आए और एक नई शुरुआत हुई। एक तरह से लोकतंत्र का रिफ्रेश बटन है ये। बिल्कुल। अच्छा, एक और दिलचस्प नियम है जिसका विजुअल बहुत स्ट्रांग है। अनुच्छेद 100 यानी गणपूर्ति या कोरम। ट्रिक है 100 में से 10 और चित्र में एक खाली संसद है और स्पीकर की टेबल पर एक घंटी बज रही है। हाँ, कोरम बिल। 545 सदस्यों वाली लोकसभा में कम से कम 55 सांसदों यानी 10% का होना जरूरी है कार्रवाई शुरू करने के लिए। तो ये घंटी उसी का प्रतीक है कि भाई आओ, संसद खाली है। सही कहा। और ये कोई मामूली नियम नहीं है, ये लोकतांत्रिक वैधता बनाए रखने के लिए है। मतलब कोई चुपके से कानून पास ना कर दे। बिल्कुल। सोचिए, अगर कोरम ना हो तो सत्ता पक्ष के 10-20 लोग आधी रात को मिलकर कोई भी मनमाना कानून पास कर सकते हैं। बाप रे, वो तो बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी। हाँ, इसीलिए 10% की शर्त रखी गई है ताकि सदन में पर्याप्त बहस हो सके। ये बहुमत के दुरुपयोग को रोकने का एक बड़ा तरीका है। समझ गई। लेकिन मान लीजिए सदन भरा हुआ है, बहस भी हो रही है और दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल पर बुरी तरह झगड़ा हो जाए, गतिरोध बन जाए, जैसे हम एम्बुलेंस बुलाते हैं। संसदीय इमरजेंसी कह सकते हैं इसे। जी। इस स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों का एक संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। हाँ, जॉइंट सिटिंग। लेकिन स्रोत में एक बहुत ही बारीक पॉइंट मेंशन किया गया है। बुलाते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के स्पीकर करते हैं, राज्यसभा के सभापति नहीं, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ये एक बहुत ही शानदार ढांचागत व्यवस्था है। देखिए, उपराष्ट्रपति देश के दूसरे सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, फिर भी उन्हें अध्यक्षता से दूर रखा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है हाँ। और संयुक्त अधिवेशन में भी तो वोटिंग होगी। हाँ।
अब लोकसभा में सदस्य राज्यसभा से दुगने से भी ज्यादा हैं, तो जाहिर है फैसला उसी तरफ जाएगा जो लोकसभा चाहेगी। हाँ, संख्या बल उनके पास है। बिल्कुल। तो लोकसभा स्पीकर को अध्यक्षता देना ये स्थापित करता है कि जब भी टकराव होगा, जनता के चुने हुए सदन का पाड़ा ही भारी रहेगा। मतलब सीधे जनता की प्रधानता। एग्जैक्टली। और जनता की प्रधानता सबसे ज्यादा तब दिखती है जब बात देश के खजाने की होती है। बिल्कुल। पैसों पर नियंत्रण। नोट्स में अनुच्छेद 112 का जिक्र है, 12 महीने का हिसाब 112। लेकिन विजुअल नोट्स में एक ऐसा फैक्ट है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। पूरे संविधान में बजट शब्द है ही नहीं। हाँ, ये बहुत से लोगों को नहीं पता। बजट दरअसल एक फ्रांसीसी शब्द बोजेट से निकला है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। अच्छा जी। जी, ये सिर्फ बोलचाल का शब्द है। संविधान की भाषा बहुत सटीक है। वहां इसे वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। मतलब सरकार को आने वाले साल का पूरा हिसाब किताब संसद को देना होता है। पाई का हिसाब। ये पारदर्शिता का सर्वोच्च स्तर है। और जब बात टैक्स लगाने या पैसों के विशेष कानूनों की आती है तो अनुच्छेद 110 यानी धन विधेयक या मनी बिल पिक्चर में आता है। इसका विजुअल है एक 10 रुपए का नोट और उस पर लिखा है नेट 10 हीरो। क्योंकि पैसों के मामले में लोकसभा ही हीरो है। जी। स्रोत बताता है कि राज्यसभा मनी बिल को खारिज नहीं कर सकती, वो सिर्फ 14 दिनों तक उसे रोक सकती है। ये शक्तियों का असंतुलन जानबूझकर रखा गया है। आपने वो सिद्धांत सुना होगा, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। हाँ, इतिहास की किताबों में पढ़ा था। बस वही बात है। धन विधेयक सीधे आम नागरिक की जेब से जुड़ा है, तो पैसा कहां से आएगा और कहां खर्च होगा, इसका फैसला सिर्फ वही करेंगे जिन्हें जनता ने वोट दिया है। यानी लोकसभा। बिल्कुल। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उसे सिर्फ 14 दिन दिए गए हैं ताकि वो ठंडे दिमाग से एक बार समीक्षा कर सके। लेकिन चलेगी लोकसभा की ही। और पैसा निकालने की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत टाइट है। नोट्स में से एक चेन की तरह दिखाया गया है। अनुच्छेद 113 कहता है 13 घाटा यानी अनुदान की मांगे। और फिर आता है सबसे कड़ा नियम अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक अप्रोप्रिएशन बिल। इसकी ट्रिक है 1-4 गेट से बाहर। मतलब जब तक ये बिल पास नहीं होता खजाने से 1 रुपया भी बाहर नहीं आ सकता। और ये किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा वो कैसे? देखिए, बिना पैसे के तो सरकार एक दिन भी नहीं चल सकती। अगर कोई सत्ताधारी पार्टी लोकसभा में विनियोग विधेयक पास नहीं करवा पाती तो इसका सीधा मतलब है कि वो सदन में अपना बहुमत खो चुकी है। अच्छा, मतलब सरकार गिर सकती है। बिल्कुल। इस बिल के गिरने पर सरकार को इस्तीफा तक देना पड़ सकता है। ये दिखाता है कि कार्यपालिका पर विधायिका का कंट्रोल कितना तगड़ा है। ये तो सच में बहुत कड़ा नियम है। इसके अलावा 115 में 15-15 एक्स्ट्रा और 117 में 17 खतरा जैसी ट्रिक्स भी हैं जो इसी वित्तीय नियंत्रण का हिस्सा है। हाँ, ये पूरा एक इकोसिस्टम है पैसों को सुरक्षित रखने का। लेकिन जब इन सारे कड़े कानूनों का मतलब निकालने की बात आए या कोई सरकार अपनी हदों को पार करे तो उसे रोकेगा कौन? न्यायपालिका। जी। अनुच्छेद 124 1-2 का 4 ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की ट्रिक है और इसी के साथ अनुच्छेद 129 की ट्रिक है 2929 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय। हाँ, इसका मतलब बताया गया है कि अदालत के फैसलों को नकारा नहीं जा सकता, कोई उन्हें नो नहीं कह सकता। और ये बहुत जरूरी भी है। हमारी न्याय प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला भविष्य के लिए एक नजीर बन जाता है, एक प्रेसिडेंट। देश की सभी अदालतों को वो मानना ही पड़ता है। और अगर कोई ना माने तो अदालत अपनी अवमानना या कंटेम्प्ट के लिए सजा दे सकती है। ये शक्ति न्यायपालिका को बाहरी दबावों से आजाद रखती है। लेकिन इसी न्यायपालिका का कार्यपालिका के साथ एक बड़ा दिलचस्प रिश्ता भी है। अनुच्छेद 143 इसकी ट्रिक तो बहुत ही अनोखी है। 1 for 3 I love you। हाँ, ये सुनने में हास्यप्रद है लेकिन काम बहुत अहम है। बिल्कुल। इसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह मांग सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर देश का सर्वोच्च व्यक्ति सलाह मांग रहा है तो क्या वो सलाह उन पर लागू होना बाध्यकारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक सलाहकारी शक्ति है। मतलब मान भी सकते हैं और नहीं भी। हाँ, इसका मकसद सरकार और कोर्ट में टकराव पैदा करना नहीं है, बल्कि सरकार कोई बड़ा फैसला लेने से पहले देश के सबसे बड़े कानूनी जानकारों का मत ले लेती है ताकि आगे चलकर कोई असंवैधानिक काम ना हो जाए। एक तरह का हेल्दी कंसल्टेशन। बिल्कुल, सुशासन के लिए ये बहुत जरूरी है। सही कहा आपने। अब इस चर्चा के एकदम आखिरी हिस्से पर आते हैं। हमने संसद देख ली, न्यायपालिका देख ली,
लेकिन जो पैसा संसद ने पास किया था वो सही जगह खर्च हुआ या नहीं, ये कौन देखेगा? सरकार का पहरेदार। जी, सीएजी या कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 से 151। इसकी जो विजुअल ट्रिक है वो मेरी फेवरेट है। 148 में जो 8 का अंक है उसे थोड़ा घुमाकर एक आंख आई की तरह दिखाया गया है। ये बहुत ही सटीक प्रतीक है, वो आंख जो हर खर्च पर नजर रखती है। बिल्कुल। आपको पता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि सीएजी संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। सच में? हाँ, अनुच्छेद 149 के तहत सीएजी सिर्फ ये नहीं देखता कि पैसा खर्च हुआ या नहीं, वो ये देखता है कि क्या पैसा उसी काम के लिए खर्च हुआ, उन्हीं नियमों से खर्च हुआ जिसकी मंजूरी संसद ने दी थी। मतलब कोई धांधली तो नहीं हुई? एग्जैक्टली। और फिर 151 के तहत वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जो संसद में रखी जाती है। इसी रिपोर्ट से तो देश के बड़े बड़े घोटाले सामने आते हैं। तो एक तरह से वो पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता लाते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो क्या? यही कि स्रोत में जो ये मजेदार ट्रिक्स, तस्वीरें और जुमले दिए गए हैं, ये कोई रट्टा मारने की तकनीकें नहीं है। ये वास्तव में हमारे संविधान रूपी विशाल भवन के दरवाजों की चाबियां हैं। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जब हम सरला या 1 2 3 जादू के जरिए अनुच्छेदों के अंदर झांकते हैं तो हमें लोकतंत्र का पूरा वास्तुशिल्प दिखाई देता है, शक्तियों का संतुलन दिखाई देता है। सही बात है। जब हम कानूनों को बहुत ज्यादा तकनीकी भाषा में लपेट देते हैं तो वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाते हैं। इन विजुअल नोट्स ने साबित कर दिया है कि संविधान कोई बोरिंग दस्तावेज नहीं है, ये एक बहुत ही जीवंत और लॉजिकल व्यवस्था है। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार मेरे मन में बार बार आ रहा है जो मैं श्रोताओं के साथ छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। अगर इन सरल विजुअल नोट्स, इन रोजमर्रा के उदाहरणों और ट्रिक्स के जरिए संविधान जैसी जटिल व्यवस्था को इतनी आसानी से समझा जा सकता है, तो क्या हमारी कानूनी व्यवस्था को ही अपनी भाषा सरल नहीं कर देनी चाहिए? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? है ना? क्या कानूनों का ड्राफ्ट इस तरह नहीं बनना चाहिए कि देश के हर नागरिक को अपने अधिकार समझने के लिए किसी शॉर्टकट या अनुवादक की जरूरत ही न पड़े?